देखिए भाई क्या लिखा हुआ है कि टोटल कॉस्ट का एक फंक्शन दिया हुआ है आपको सी एक्स करके। ठीक है, द टोटल कॉस्ट सी एक्स इन रुपीज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ एक्स यूनिट्स ऑफ एन आइटम। मतलब टोटल कॉस्ट का जो फंक्शन है वो एसोसिएटेड है। एसोसिएटेड है मतलब डिपेंड करता है किसके ऊपर? एक्स यूनिट प्रोडक्शन पर, आइटम के एक्स यूनिट प्रोडक्शन पर टोटल कॉस्ट सी एक्स डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कोई कंपनी है, ठीक है। अब अब जैसे मान लो कोई कंपनी है, ठीक है। अब कंपनी में अगर हम बात करें तो जो टोटल आपका कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट वो कुछ चीजों पे डिपेंड करता है। मतलब कंपनी का टोटल कॉस्ट, टोटल हिसाब किताब, टोटल एक्सपेंडिचर कंपनी का किन किन चीजों पे डिपेंड करता है? पहला, अगर मान लो अगर एक कंपनी की अगर खुद की बिल्डिंग नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कौन कौन सी चीजें इसके अंदर ऐड होंगी? रेंट, ऑब्वियस सी बात है। इलेक्ट्रिसिटी, है ना। और उसके बाद मान लीजिए जैसे इसके अंदर प्लास्टिक बॉटल्स बनती हैं, तो जितनी बॉटल्स आप प्रोड्यूस करोगे, लेट इट बी एक्स यूनिट प्रोड्यूस करी है मैंने, एक्स यूनिट बॉटल्स, ठीक है। फिर उसके बाद आपका टैक्स, एम्प्लॉय सैलरी। तो ये सारी की सारी चीजें जो रहती हैं ये सब कंपनी का टोटल कॉस्ट निकालने में काम आती है लास्ट में। क्या भाई आपका जो कंपनी का जो प्रोडक्शन हुआ वो कुछ इन इन चीजों को कट करा के हुआ। अब मान लो अगर कंपनी नहीं भी चली तो भी कुछ चीजें हैं जो हमेशा खड़ी रहेंगी, जैसे कि रेंट। चलो इलेक्ट्रिसिटी कम हो सकती है भाई, आपकी कंपनी खुली नहीं, मान लो कोरोना में हुआ था। अब कोरोना में बेशक चाहे कंपनियां खुली नहीं, लेकिन कंपनी का किराया तो चलता रहा, तो रेंट पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इलेक्ट्रिसिटी तो चलो ठीक है, डिपेंड करती है आप कितना यूज कर रहे हो उस पर। फिर एक्स यूनिट बॉटल्स भी अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हो तो ठीक है, उसका भी शायद रॉ मटेरियल बॉटल्स का डिपेंड करता है। और जो टैक्स है गवर्नमेंट का वो तो टैक्स लेगी लेगी गवर्नमेंट, अपना लेके हटेगा मामला। एम्प्लॉय की सैलरी, आप चाहे कंपनी में एक बॉटल ना बनाओ, लेकिन एम्प्लॉय जो आपने हायर किया है वो तो अपनी सैलरी मांगे, चाहे आप 50,000 बनाओ। अब जैसे मान लीजिए आप ही लोग थोड़ा सा इस बात को समझिए। अब जैसे 1-1 रुपए वाली टॉफियां आती हैं, जो पल्स है, पल्स की जो टॉफी है, अगर हम उसको देखें तो उसका खर्चा क्या क्या है उसकी कंपनी का? उसकी कंपनी का खर्चा कुछ ऐसा है कि भाई एक तो पैकिंग, ठीक है, एक उसके अंदर का कंटेंट, है ना, और उसमें शुगर ऐड होने वाली, उसमें मसाला जो ऐड होगा, उसके बाद फिर वो एम्प्लॉय जिसने वो बनाई है, फिर वो मशीन, ठीक है, और उसके बाद गवर्नमेंट का टैक्स और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, जिस कंपनी में वो नहीं है वो रेंट, जिस बिजली से वो मशीन चल रही है वो चीज, सब जोड़ जाड़ के वो जो टॉफी है वो 1 रुपए की आपको पहुंचाते हैं। समझ रहे हो? मतलब इतना सब कुछ है उसके पीछे मामला, और तब जाके कंपनी मतलब 1 रुपए में आपको पहुंचा रही है। और क्योंकि कंपटीशन का जमाना है, हिसाब से अगर हम देखें, अगर कंपनी एक ही टॉफी बनाए तो नुकसान में है शायद। तो इसीलिए करोड़ों का मामला होता है। क्योंकि अब मान लीजिए अगर कंपनी का अगर हम प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट की, पी ऑफ एक्स करके कोई फंक्शन हो प्रॉफिट, तो उसमें आपका लेट इट बी रेंट, रेंट मान लीजिए जैसे 2 लाख है, ठीक है, या फिर 20,000 चलो रेंट, ठीक है। ये चीज मतलब जितना भी वो कंपनी कमाएगी, ठीक है, यहाँ पर एक्स जितना वो प्रोडक्शन करेगी और मल्टीप्लाइड बाय जितने का वो बेच रही है 1x में, ठीक है। और फिर प्लस, अब मान लीजिए उसको शायद जो वो प्रोडक्शन कर रही है, अब वो थोड़ा सा गवर्नमेंट भी उसको सपोर्ट कर रही है, मान लीजिए सब्सिडी वब्सिडी कुछ दे रही है, तो लगभग यहाँ पे 50,000 का उसको और क्रेडिट मिल रहा है। अब इसमें से वो अपने रेंटों को माइनस करेगी, अपनी सैलरी को माइनस करेगी, ठीक है, और भी कुछ हो रहा है, तो यहाँ पर मतलब 5x स्क्वायर, ये सब कुछ कर कर आके मतलब प्लस माइनस हो आके आपके पास लास्ट में आप खुद एस्टिमेट करोगे कि ये चीज जो रहे मेरी कैसी रहनी चाहिए, पॉजिटिव, तभी तो मुझे प्रॉफिट होगा, वरना प्रॉफिट कैसे होगा? वरना लॉस हो जाएगा।
तो ऑब्वियसली बात आपकी कोशिश होती है कि कुछ भी कर करा के मतलब एक्स की जो वैल्यूज है वो ज्यादा से ज्यादा हो। तो प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा का मामला है, जितना ज्यादा प्रोडक्शन उतना प्रॉफिट में आने का चांस। अगर प्रोडक्शन कम हुआ तो आपको यही चीज मार डालेगी, रेंट ही मार देगा। अगर मान लो आपने कंपनी खोली ही नहीं, कंपनी चलाई नहीं, कोई प्रोडक्शन ही नहीं किया, रेंट, मशीन का किराया, ये वो, रॉ मटेरियल आपके गोडाउन में पड़ा हुआ है, ये सारी चीजें खर्चा है। तो प्रोडक्शन होना चाहिए। प्रोडक्शन कब होगा? जब डिमांड होगी। जब आपकी टॉपिक की डिमांड ही नहीं है तो आप काहे का प्रोडक्शन करोगे? करोगे ही नहीं। अब चॉकलेट्स को अगर हम ले लें, डेयरी मिल्क के जो इतनी सारी अच्छी पैकिंग वैकिंग के साथ आ रहा है मामला, उनका जो रहता है, उनका एस्टिमेट रहता है कि हाँ भाई इतने साल में या इतने दिनों में इतना प्रोडक्शन होना ही चाहिए, वरना हमारी कंपनी घाटे में चली जाएगी। तो वो डिमांड के ऊपर बहुत काम करते हैं। एडवर्टाइजमेंट, अमिताभ बच्चन लाओ भैया, वो पॉपुलर कराओ भैया, सिल्क लाओ, हो वैलेंटाइन आ रहा है बताओ लोगों को, खरीदेंगे लोग, ये सब करेंगे वो सब करेंगे, तो इस तरीके से प्रोडक्शन बढ़ता है। ये सब चीजें कंपनी के मायने से बड़ी जरूरी होती है। तो ऐसी तरीके से आपके पास टोटल कॉस्ट का एक फंक्शन है। ये पूरा का पूरा आपके पास टोटल कॉस्ट का फंक्शन है। अब इसमें कुछ चीजें तो प्लस की हैं, कुछ चीजें किसकी हैं? माइनस की। शायद माइनस खर्चा होगा और प्लस जो है वो आपको कुछ एडवांटेज दे रहे हैं। अब उसने बोला है कि आपके पास टोटल कॉस्ट का एक फंक्शन है जो कि डिपेंड करता है एक्स यूनिट्स पर। इस पर डिपेंड करता है एक्स यूनिट्स पर। तो इसमें देखिए एक्स करके एक है मामला कुछ। अब एक्स यूनिट्स पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास ये फंक्शन है कुछ तो भी, और एक्स यूनिट्स का है। अब क्या है कि आपको पूछा है इसका मार्जिनल कॉस्ट बताओ। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है चेंज इन कॉस्ट। अब चेंज तो आप जानते हो कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं? डेरिवेटिव करके। तो आपने इस सी एक्स का क्या कर देना है? डेरिवेटिव। आपके पास प्रॉपर फंक्शन है, सी एक्स इक्वल्स टू 0.007 एक्स क्यूब माइनस 0.003 एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4000। ये आपके पास फंक्शन है। आपको मार्जिनल कॉस्ट बोला है निकालने के लिए। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है चेंज इन कॉस्ट। अब चेंज इन कॉस्ट का मतलब ही हो गया कि आप क्या निकालेंगे? डेरिवेटिव। कब? 17 यूनिट पे निकालना है। जब एक्स आपका कितना है? 17 यूनिट, मतलब उसमें एक 17 यूनिट डालना है, और फिर उसकी जो टोटल कॉस्ट आएगी वो निकाल के आपको बतानी है कितनी बैठे। तो सिंपल टाइप का क्वेश्चन है। तो जब कभी आपको मार्जिनल बोले तो समझिए आपसे चेंज पूछ रहा है। तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे, तो आप यहाँ पे सी डैश एक्स कर देंगे, और यहाँ पे फिर आप डेरिवेटिव करेंगे। तो डेरिवेटिव ये तो आपके पास 0.007 ही रहेगा। एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर माइनस विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स में ही तो है पूरा फंक्शन, तो एक्स में कर। आप इसको m ऑफ x भी लिख सकते हो, मैंने c डैश एक्स लिखा है। आप चाहें तो डेरिवेटिव डिफरेंशिएट लिखकर m ऑफ x भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये चीज आपके पास कितनी जाएगी? 0.003, और एक्स स्क्वायर को क्या लिख देंगे हम? 2x, और यहाँ पर 50, और इसका तो 0 हो जाएगा। अच्छा जी, अब आपका जो c डैश एक्स है, या m ऑफ m x लिख देता हूं मैं, अगर आप चाहें तो। m x मार्जिनल कॉस्ट कितने पर? x इक्वल टू 17। तो आपको क्या करना है? यहाँ पे 0.07 इंटू 3 इंटू 17 का स्क्वायर माइनस 0.03 इंटू 2 इंटू 17 और प्लस का 50। ये चीज फिर आपको क्या करके लेके आनी है? सॉल्व। और यही आपका क्या होगा? मार्जिनल कॉस्ट। नहीं आया? एक बार आंसर बताओ, उसका कितना बैठेगा? ठीक है, तो टोटल रेवेन्यू इन रुपीज एज रिसीट फ्रॉम द सेल्स ऑफ एक्स यूनिट प्रोडक्शन का आपको पूरा फंक्शन दिया हुआ है। और आपसे क्या पूछा गया है? मार्जिनल रेवेन्यू। मतलब आपको ऑब्वियसली बात है, इसका डेरिवेटिव करना है। डेरिवेटिव करोगे ये एम एक्स बन जाएगा। हाँ भाई, यहाँ कितना हो जाएगा आपके पास? 26x और प्लस 26। फिर आप अपने मार्जिनल रेवेन्यू में एक्स इक्वल टू कितना यूनिट? 7 यूनिट लगा दीजिएगा।
26 इंटू 7 और प्लस 26 कितना हो गया? 208। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 17, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल बताना है भाई विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। मतलब कहीं ना कहीं आपको निकालना है डीए अपॉन डी आर, जब आर कितना है 6, निकालो भाई, बताओ कितना आता है। पाई को पाई ही रखना है। एरिया ऑफ सर्कल, अच्छा क्या निकालना है ये लिखा तो है, ये एरिया ऑफ सर्कल बोल रहा हूं मैं। तो डेरिवेटिव कितना हो जाएगा आपके पास, पाई तो रहेगा ही, यहाँ पे 2r और हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2 पाई आर। आर की वैल्यू कितनी रखेंगे भाई, 2 पाई इंटू में 6, कितना हो गया ये 12 पाई। ठीक है, तो आंसर इज 12 पाई। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 18, टोटल रेवेन्यू इन रुपीज निकालना है। रेवेन्यू का आपको प्रोडक्शन दिया हुआ है, रेवेन्यू का है मामला कुछ इस तरीके, 3x² प्लस 36x और प्लस 5। मेरे ख्याल से किसी क्वेश्चन में तो ठीक है, किसमें किसी क्वेश्चन में तो मेरे ख्याल से तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है, आइए चलिए अगली एक्सरसाइज का हल्का सा बेसिक इंट्रो देखते हैं। देखो, आपने ये तो सीख लिया कि रेट ऑफ चेंज क्या होता है, इंक्रीजिंग भी देख लिया और डिक्रीजिंग भी देख लिया। फिर हमने चीजों को निकालना शुरू किया कि हाँ भाई बदलाव किस तरीके से आप किसके रिस्पेक्ट में निकाल सकते हो, सारी चीजें हमने करके देखी। अगली एक्सरसाइज जो है आपके पास, एक्सरसाइज 6.2, ये एक्सरसाइज बहुत मायने रखती है एक्सरसाइज 6.5 के लिए, तो इसको थोड़ा ठीक से सीखेंगे 6.2। ठीक है, मुझे एक चीज बताओ कि कैसे पता चले कि कोई फंक्शन बढ़ता हुआ है, ये चीज पता कैसे चलेगी कि कोई फंक्शन बढ़ता हुआ है? पॉजिटिव वैल्यू से कैसे? उसके डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव है, डेरिवेटिव से क्या पता चलता है? मैथ्स में बताओ, मैथ्स में किसी फंक्शन का डेरिवेटिव क्या चीज इंडिकेट करता है? उस कर्व पे बनने वाली टेंजेंटों के स्लोप को इंडिकेट करता है। बताया था मैंने आपको, मैथ्स में डेरिवेटिव का मतलब होता है किसी कर्व पे बनने वाले टेंजेंट्स का स्लोप। अब आपको एक चीज, आपने एक चीज और भी सीखी थी कि अगर लाइन एक्स एक्सिस की गैल एक्यूट एंगल बनाती है, क्या बनाती है? एक्यूट एंगल। तो भाई इधर पार्टिसिपेट करो तो आया मजा। तो स्लोप कैसा होता है? पॉजिटिव। ज्योति प्लीज ध्यान से। और अगर आपकी लाइन एक्स एक्सिस की गैल ऑब्ट्यूज एंगल क्रिएट करती है तो आपका स्लोप कैसा होता है? नेगेटिव। सही है। अब आप थोड़ा सा इस चीज को एस्टिमेट करिए कि अगर यहां पर मान लो ये बढ़ता हुआ है, ये तो हमें भी दिख रहा है कर्व है, अगर मैं यहां पे टेंजेंट बनाता हूं तो आप बताइए टेंजेंट एक्स एक्सिस की गैल कैसा एंगल क्रिएट कर रही है? आइए चलो और बनाते हैं, यहां पर बना के देखते कैसा एंगल क्रिएट कर रही है, एक्यूट। चलो और बनाते हैं, यहाँ कैसा एंगल क्रिएट कर रही है? ना ना, एक्यूट हल्का सा बैंड है। ठीक है, और थोड़ा सा आप बना के देखिए, अभी भी कैसा एंगल क्रिएट कर रही है। तो इसका मतलब क्या है कि इन सारे टेंजेंटों का जो स्लोप होगा वो पॉजिटिव होगा। तो इससे हमने एक थ्योरी लगा ली यहाँ पे कि आप क्या करिए, आप करिए एक फंक्शन, फंक्शन तो बनाएगा कर, फिर आप उसका करना क्या, डेरिवेटिव, उससे मिलेगा जनरल फॉर्मूला। और उस अगर एफ डैश एक्स में आप एक्स अगर कुछ भी रखो एनी पॉइंट,
और अगर आपको हर बार पॉजिटिव मिले तो इसका मतलब क्या है, सारे के सारे टेंजेंट कैसा एंगल क्रिएट कर रहे हैं, एक्यूट एंगल। और एक्यूट एंगल क्रिएट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि आपका फंक्शन चढ़ता हुआ है, इंक्रीजिंग है। आया समझ में? ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अगर आपका कोई फंक्शन गिरता हुआ है, मान लीजिए इस तरीके से, तो इस पे बनने वाले जितने भी टेंजेंट होंगे वो सारे के सारे ऑब्ट्यूज एंगल क्रिएट करेंगे। और अगर ऑब्ट्यूज एंगल क्रिएट करेंगे तो इसका मतलब आपका स्लोप कैसा होगा, नेगेटिव। सही है। तो इन्होंने क्या किया, इस बात को ध्यान में रखते हुए इन्होंने आपके फंक्शंस को कुछ बनाया, और चार पांच तरीके के फंक्शंस बनाए टोटल। थोड़ा सा गौर करिएगा। सबसे पहला फंक्शन है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन मतलब क्या होगा इसमें, इसका मतलब है कि आपका फंक्शन जो है वो कतई बढ़ता हुआ होगा, ऐसे बढ़ता हुआ। और इंक्रीजिंग फंक्शन जो होगा, मतलब एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और एक है इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन कुछ ऐसा होगा, बढ़ता हुआ और फिर ये थोड़ी देर के लिए नॉर्मल भी, मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाता है। भैया पैरेलल टू एक्स एक्सिस में क्या होगा, आप बताओ, पैरेलल टू एक्स एक्सिस में क्या होगा, यहां अगर टेंजेंट बनेगी तो वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगी, तो इसका मतलब उसका स्लोप कैसा होगा, और यहां पर जो रहेगा उसका स्लोप कैसा होगा, ग्रेटर देन जीरो। तो इसका मतलब है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए आपका स्लोप, स्लोप मतलब एफ डैश एक्स, वो कैसा होगा हमेशा, ग्रेटर देन जीरो। किसके लिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए। फर्क है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में और इंक्रीजिंग में। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं आएगा जहां पैरेलल हो, लेकिन इंक्रीजिंग में ऐसा पॉइंट आएगा जहां ये जीरो हो, और बढ़ता हुआ भी होगा। मतलब बढ़ता हुआ मतलब पॉजिटिव और जीरो, अगर जिसमें दोनों है वो फंक्शन कहलाता है। और जिसमें सिर्फ बढ़ता हुआ ही है, मतलब ग्रेटर देन ही जीरो है, मतलब आपका एफ डैश एक्स हमेशा ग्रेटर देन जीरो रहेगा, ऐसा फंक्शन क्या क्या कहलाएगा। और अगर किसी फंक्शन में एफ डैश एक्स आपका ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो है, तो ये फंक्शन क्या कहलाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। मतलब जहां आपको बोले स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग चेक करो, वहां आपको उस फंक्शन का डेरिवेटिव कर देना है, और उस फंक्शन के डेरिवेटिव को ग्रेटर देन जीरो देखना है। समझ में आया? और अगर आपके किसी फंक्शन में ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो भी हो जाए, तो इसका मतलब वो फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है। उसके बाद हम देख रहे हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है भाई, फंक्शन आपका गिरता हुआ होगा। तो गिरता हुआ होगा तो मतलब आपका जो डैश एफ डैश एक्स होगा वो हमेशा कैसा होगा, लेस देन जीरो, हमेशा जीरो, क्या बात, हमेशा जीरो से कम होगा, मतलब नेगेटिव होगा। और डिक्रीजिंग फंक्शन में कैसा होगा, बिल्कुल लेस देन जीरो तो होगा ही होगा, और इक्वल्स टू जीरो भी होगा, मतलब एफ डैश लेस देन और इक्वल्स टू किसमें, डिक्रीजिंग। इसका आप ऐसे किसना, मुझे ये गिरा थोड़ा सा, और एक टाइम आया जब ये या तो यहाँ पे पैरेलल कर दो और या तो यहाँ पैरेलल, कैसे भी कर दो। यहाँ पे जो स्लोप बनेगी वो आपकी पैरेलल दिखाएगी, यहाँ जो बनेगी वो भी पैरेलल दिखाएगी। मतलब ऊपर की तरफ बढ़ रहा है भाई, आप हमेशा इस तरफ देख, यहाँ से देख, यहाँ से आप जाते हो चीजों को, वहां से नहीं आते, यहाँ से देखेंगे। ठीक है, नहीं आया, क्लियर है। अच्छा जी, एक फंक्शन और होता है नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग।
नॉर डिक्रीज। इस केस में क्या होता है, आपका फंक्शन इस तरीके का होता है, मतलब इंक्रीजिंग भी हुआ, मतलब आपका एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 भी है, आपके एफ डैश एक्स लेस देन 0 भी है। मतलब जिस फंक्शन में आपका एफ डैश एक्स कुछ देर के लिए ग्रेटर देन भी रहा हो एंड एफ डैश एक्स आपका 0 से कम भी रहा हो, ऐसे फंक्शन को कहते हैं नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। वैसे हिसाब से इसको कहना चाहिए इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, क्योंकि दोनों हुआ ना, लेकिन इसको कहते हैं नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। समझ में आया? ठीक है। अब कोई फंक्शन आपसे इसी तरीके से, अब इसमें तीन तरीके के क्वेश्चन है टोटल, बस 3 ही तरीके के क्वेश्चन है। आपको पूछेगा फंक्शन इंक्रीजिंग है कि फंक्शन डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो इसमें पूछेंगे आपसे कि एफ डैश एक्स जो है वो आपका ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 है मामला, तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग है। 3 तरीके के टोटल क्वेश्चंस होते हैं, वो तीनों के तीनों अगर आप डिस्कस कर लेंगे, यकीन मानिए पूरी एक्सरसाइज आपके कंट्रोल में होगी। इंस्टेड ऑफ रटना, रटिए मत, चीजों को समझने की कोशिश करो। एक क्वेश्चन करके देखते हैं, आपको दिखाते हैं। देखो जैसे इस क्वेश्चन में इन्होंने पूछा भी है, मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से हम इनको क्वेश्चन को करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन ही देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, एक्सरसाइज 6.2, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है, show that the function given by f of x equals to 3x plus 17 is increasing on r। ऑन आर का मतलब क्या है, आर मतलब रियल नंबर। मतलब ये पूछा है कि शो करो कि ये फंक्शन जो है ये सारे रियल नंबर्स पे इंक्रीजिंग होगा। तो शो दैट दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग एक्चुअली इंक्रीजिंग नहीं लिखना चाहिए था, इसको क्या लिखना चाहिए था, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। शो दैट दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन एवरी रियल नंबर। तो इस केस में आप क्या करोगे यहाँ पर कि एफ एक्स है आपके पास, यहाँ हो जाएगा आपके पास 3x प्लस 17। इंक्रीजिंग कैसे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कैसे शो करते हैं, डेरिवेटिव निकालते हैं, तो इसका डेरिवेटिव करें तो कितना हो जाएगा 3। अब मेरे ख्याल से अगर आप इस एफ डैश एक्स में कुछ भी एक्स डाल लीजिए, कोई भी एक्स, ये आपका हमेशा कैसा रहेगा, क्योंकि ये तो 3 है, इसमें एक्स है ही नहीं, जो वैल्यू डालने को कुछ बदलाव होगा। ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हो भाई 3 की वैल्यू जो आपकी ग्रेटर देन 0 होती है, तो इसलिए एफ डैश एक्स फॉर एवरी एक्स कैसा रहेगा आपका, ग्रेटर देन 0। सो दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन। ठीक है, इस तरीके से हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। ओके, चलिए ठीक है, आज के लिए बहुत है। बाकी आप चलो ठीक है, बाकी मैं ही कराऊंगा आपको क्वेश्चंस।